युवराज जमीन के अंदर से उस कलश को बाहर निकालता है। उस कलश के बाहर आते ही सभी की नजर उस पर रुक जाती है। अब तक डर से निशा, विवेक और सुहानी की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधे हुए वहां पर खड़े थे। जब राघव उस कलश को देखता है तो उसे वो पहला कलश और महेश सक्सेना की मौत याद आ जाती है। डर से उसका भी गला सूखने लगता है। अब दिन ढल चुका था, चारों तरफ अंधेरा फैल गया था। उस जंगल के बीचों बीच सिर्फ 5 लोग खड़े थे और सभी के हाथों में अपना अपना मोबाइल फोन था, जिसकी रोशनी से वो आसपास की चीजों को देख पा रहे थे। उस घने अंधेरे में मोबाइल के फ्लैशलाइट जुगनुओं की तरह लग रहे थे। युवराज उस कलश को संभाल कर जमीन पर रख देता है। उस कलश को जमीन पर रखते ही युवराज अपनी जगह पर रुक जाता है। उसे उस जंगल में उन 5 लोगों के अलावा किसी और के भी होने का एहसास हो गया था। युवराज पीछे पलटकर देखता है तो वो साया ठीक उसके सामने था। उस साये को वहां देखने के बाद हर किसी की आंखों में उसके लिए खौफ दिखाई देने लगता, सिवाय युवराज के। वो बस उसे गुस्से में देखता रहता है। उस साये से एक औरत की गुर्राती हुई भयानक आवाज आती है, बंद करो ये सब। ये आवाज इतनी भयानक थी कि इससे वहां खड़े सभी लोगों के मन में उस साये का दहशत भर जाता है। उस साये से फिर से वही आवाज आती, युवराज तुमने आज बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। युवराज उस साये की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो अपना दाहिना हाथ पीछे करके बाकी लोगों को एक इशारा कर देता है। युवराज के इशारा करते ही विवेक और राघव उस कलश की तरफ बढ़ जाते हैं। उन दोनों के कलश की तरफ बढ़ते ही वो साया उनकी तरफ बढ़ने लगता, लेकिन कुछ इंच आगे बढ़ने के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाता। युवराज की आंखों की पुतलियां अब लाल हो चुकी थी और उसने उस साये को उसी जगह पर जमा दिया था। आज युवराज ने उस पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो साया अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उस साये से बार बार भयानक आवाजें आ रही थी, जो युवराज ये सब रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन युवराज अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिलते हुए उसे रोक कर रखता है। दूसरी तरफ विवेक और राघव मिलकर जमीन पर एक लाल कपड़ा बिछा देते हैं और मृदुला की अस्थियों को निकालकर उस कपड़े के ऊपर रखने लगते हैं। निशा और सुहानी वहीं खड़े होकर उन्हें अपने मोबाइल से रोशनी दिखा रहे थे और सुहानी साथ में उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। विवेक और राघव सुहानी के सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग अस्थियों को उस लाल कपड़े के ऊपर फैला देते हैं। ये काम पूरा होते ही निशा और सुहानी भी उन अस्थियों के पास अपने घुटने के बल बैठ जाती है। एक तरफ युवराज ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस साये को रोक रखा था और दूसरी तरफ निशा, सुहानी, विवेक और राघव उन अस्थियों को घेर कर बैठे हुए थे। सुहानी एक नजर युवराज की तरफ देखती है और फिर से अस्थियों पर ध्यान देने लगती है। सुहानी विवेक से कहती, विवेक अखंड ज्योति कहाँ है? विवेक अपने पॉकेट से युवराज का दिया हुआ एक छोटा सा ट्यूब निकालता है, जो वो लगभग 3 इंच का एक कांच से बना ट्रांसपेरेंट ट्यूब था, जिसके अंदर एक छोटी सी दिव्य ज्योति जल रही थी। विवेक उसे सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहता, सुहानी ध्यान से, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सुहानी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए ट्यूब को विवेक से ले लेती है और उसे बड़े गौर से देखने लगती है। उस वक्त उन सबका फोन जमीन पर रखा हुआ था, जिसके कारण आसपास कुछ रोशनी फैली हुई थी। निशा सुहानी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती, सुहानी जल्दी करो। निशा की बात सुनकर सुहानी उस ट्यूब को जैसे ही खोलने वाली होती है, वो ट्यूब टूट जाता है और ज्योति गायब हो जाती है। उसको टूटते ही वहां बैठे हर शख्स की सांसें रुक जाती है और युवराज के कान तक ये आवाज पहुंच जाती है। उस ट्यूब के टूटते ही सभी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, सिवाय युवराज के। युवराज बिना किसी भाव के अपनी जगह खड़ा था। अभी भी उसने उस साये को रोक कर रखा हुआ था, लेकिन अब उस साये से गुस्से भरी आवाजें आनी बंद हो चुकी थी। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया था। युवराज अब तक समझ गया था कि जिस बात का उसे डर था वो अब हो गया है। वो अपनी जगह बिल्कुल फोकस के साथ खड़ा था और वहां किसी और की मौजूदगी का एहसास कर रहा था। जंगल के उस सन्नाटे को चीरती हुई उस साये से एक आवाज आती है, मैंने कहा था ना बंद करो ये सब, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जैसे ही उस साये की बात खत्म होती है, युवराज को उसकी कलाई के उस निशान पर असहनीय दर्द होने लगता है। ये दर्द होते ही युवराज चीखते हुए जमीन पर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। जैसे ही युवराज का ध्यान उस साये से हटता है, वो साया आजाद हो जाता है। युवराज की ये हालत देखकर सुहानी अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ जाने लगती। तभी राघव सुहानी को कसकर पकड़ लेता है। उसे युवराज ने पहले ही बोल रखा था कि अगर कोई गड़बड़ भी हुई तो राघव सबसे पहले उन तीनों को बचाने की कोशिश करेगा।
युवराज जमीन पर घुटने के बल अपना हाथ पकड़कर बैठा था। उसकी नजरें जमीन पर थी। आज तक उसे उस निशान पर जितना भी दर्द हुआ था, ये दर्द उनसे कहीं ज्यादा था। तभी युवराज को अपने सामने से एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो औरत गुस्से में कहती, युवराज आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगे हो। इस आवाज को सुनकर युवराज अपना सर उठाकर सामने देखता है। अपने सामने देखकर वो गुस्से में कहता है, तुम? युवराज के सामने इस वक्त वही औरत खड़ी थी जिसने मृदुला को जागृत किया था और उसे युवराज के साथ बांधकर युवराज को श्रापित कर दिया था। युवराज को उसी के आने का डर था। वो जानता था कि वो मृदुला और उस औरत को एक साथ नहीं रोक पाएगा। युवराज अंधेरे में भी साफ साफ देख सकता था, लेकिन इस बार भी उसे उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई देता। वो औरत युवराज से कहती है, सालों बाद आज तुमसे मुलाकात हो रही है। जब पहली बार मिली थी तब तुम एक सीधे साधे डरपोक बच्चे थे, लेकिन लगता है अब तुम पर लगाम लगाने का वक्त आ गया है। उस औरत के ये कहते ही युवराज को फिर से वही दर्द होने लगता है और इस बार वो जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ वो साया आजाद होते ही उन अस्थियों की तरफ बढ़ने लगता है। उस साये को अपनी तरफ आता देखकर डर के सभी के हाथ पैर फूलने लगते हैं। राघव तुरंत अपने जेब में रखा वो पत्थर निकालकर सुहानी के हाथ में थमा देता है। ये करते ही वो साया तेजी से राघव की तरफ बढ़ता है और उसके शरीर को छूता हुआ आगे निकल जाता है। उस साये के छूते ही राघव पूरे फोर्स के साथ अपनी जगह से कई फीट दूर हवा में उड़ते हुए चला जाता है और एक पेड़ से टकराकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। राघव के साथ ऐसा होते देखकर खौफ से सुहानी, निशा और विवेक की आंखें बड़ी हो जाती है। ये देखकर निशा उन दोनों से कहती है, हमें इन अस्थियों को मृदुला से बचाना होगा। अगर वो इसे अपने साथ ले गई तो उसे रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। निशा की बात सुनकर विवेक कहता, लेकिन हम मृदुला को रोक नहीं सकते, हम कैसे इन अस्थियों को बचाएंगे? निशा कहती है, हमारे पास ये रुद्राक्ष है और सुहानी के पास वो पत्थर। मृदुला हमें छू भी नहीं सकती, हमें इन अस्थियों को घेर कर बैठना होगा। निशा को बात को सुनकर विवेक को लगता है कि शायद निशा सही कह रही है। सुहानी युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन युवराज सर, वो उन्हें सुहानी इतना ही कह पाती। तभी विवेक उसे बीच में टोकते हुए कहता है, वो उन्हें नहीं मारेगी, ये बात तुम भी जानती हो। हमें युवराज सर के लिए इन अस्थियों को मृदुला से बचाना ही होगा। विवेक के ये कहते ही वो साया फिर से वहां आ जाता है। उसे पास आते देखकर विवेक, निशा और सुहानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर उन अस्थियों को सब तरफ से घेर लेते हैं। वो साया अपनी पूरी ताकत से उन तीनों की तरफ बढ़ता है, लेकिन उनसे 1 फीट दूर पहुंचते ही आगे नहीं बढ़ पाता। सुहानी और उसके दोस्तों को जमीन पर पड़े मोबाइल के उन फ्लैश लाइट से ज्यादा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन डर से उन तीनों के हाथ कांप रहे थे। सुहानी को इस वक्त युवराज के लिए बहुत डर लग रहा था। वो साया बार बार उन अस्थियों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो सुहानी, निशा और विवेक से 1 फीट की दूरी पर आकर रुक जाता है। उन अस्थियों तक पहुंचने की उसकी हर कोशिश नाकाम होने लगती। तभी उस साये से जोर से चीखने की आवाज आने लगती। ये बिल्कुल वैसी ही आवाज थी जो कुछ समय पहले अर्नब को मौत के कगार पर ले गई थी। वो आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसे सुनते ही सुहानी, निशा और विवेक एक दूसरे का हाथ छोड़कर अपने कान अपने हाथों से बंद कर लेते हैं। ऐसा करते ही सुहानी के हाथ से वो पत्थर भी छूट जाता जिसे अभी तक उसे बचाए हुए रखा था। समय के साथ वो आवाजें और भी तेज होने लगती और कुछ ही पलों में विवेक के कान से खून निकलने लगता। विवेक अपना कान बंद करके उस आवाज से दूर भागने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही विवेक पीछे मुड़ता है, उसके ठीक सामने से वो साया आ जाता है। ये देखते ही डर से विवेक की चीख निकल जाती है और वो साये से दूर भागने की कोशिश करने लगता है। इस बार विवेक के सामने वो साया आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो आखिर कहाँ जाए। विवेक अपनी आंखें बंद करके एक जगह पर खड़ा हो जाता। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। विवेक जब उस आवाज पर ध्यान देता है तो वो पेड़ के गिरने की आवाज होती है। उस आवाज को पहचानते ही विवेक ऊपर की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है कि एक बड़ा सा पेड़ उसके ऊपर गिर रहा है। ये देखते विवेक वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके भागने से पहले ही वो पेड़ उस पर गिर जाता है और विवेक का पैर उसमें फंस जाता है। निशा और सुहानी अभी भी उन अस्थियों के पास थे। अब वो आवाजें बंद हो चुकी थी। वो साया अब निशा के एकदम सामने आ जाता, जिसे देखकर निशा भी चीखने लगती है। ये देखकर सुहानी डरते हुए उससे कहती, निशा तू डर मत, वो तुझे कुछ नहीं कर सकती इसलिए डरा रही है। सुहानी की बात सुनकर निशा वहीं खड़ी अपनी आंखें बंद कर लेती है। निशा की आंखें बंद करते ही वो साया सुहानी की तरफ बढ़ता है और उससे एक औरत की भयानक आवाज आती है, तुमने सच कहा, मैं उसे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन
तुम्हें तो मार सकती हूँ। ये कहते हुए वो साया सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। सुहानी अब भी उन अस्थियों के पास उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगी थी। जैसे ही वो साया सुहानी की तरफ बढ़ता है, उस औरत की आवाज आती, नहीं, तुम उसे नहीं मारोगी, वो मेरा शिकार है। ये कहकर वो सुहानी की तरफ बढ़ने लगती है। वो औरत अब तक युवराज को टॉर्चर कर रही थी और अब युवराज की हालत खराब हो चुकी थी। वो तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ने लगती। आगे बढ़ते हुए अचानक से उसके हाथ में एक तलवार आ जाता है। युवराज को अब तक ये पता चल गया था कि अब शायद उन अस्थियों को बचा पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन वो सुहानी को कुछ होने नहीं दे सकता है। सुहानी अब भी अस्थियों के पास ही बैठी थी। उसने सोच लिया था कि उसके रहते वो किसी को भी उन्हें हाथ लगाने नहीं देगी। उस औरत को गुस्से में अपनी तरफ आते देखकर सुहानी को एहसास हो गया था कि आज वो नहीं बचने वाली। उस औरत को सुहानी के पास जाते देखकर युवराज अपनी पूरी ताकत लगाकर उठता है और तेजी से सुहानी की तरफ बढ़ने लगता है। वो औरत सुहानी के पास पहुंचकर तलवार उठाती है और सुहानी की गर्दन पर निशाना लगाकर चला देती है। ये देखकर निशा की चीख निकल जाती और सुहानी डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले ही पल सुहानी को दो धातुओं के टकराने की आवाज अपने कान के बिल्कुल करीब सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर उसे लगता है जैसे युवराज ने आज फिर से उसे बचा लिया। सुहानी झट से अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलकर सुहानी देखती है कि युवराज खून से लथपथ उसके ठीक सामने खड़ा है और उसकी नजर सुहानी के सर के ऊपर है। इसके बाद सुहानी अपनी बाईं तरफ देखती है तो उसे अपनी गर्दन के पास एक बड़ा सा तलवार दिखता है, जिसे एक छोटी सी कटार ने रोक रखा था। सुहानी देखती है कि वो तलवार उस औरत के हाथ में था और उस कटार को पकड़े हुए सुहानी के पीछे समायरा खड़ी थी। सुहानी को यह देखकर हैरानी हुई और युवराज शांत था। वो औरत गुस्से में समायरा को घूरकर गुर्राते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। समायरा कहती है, मुझे कब कहाँ होना चाहिए ये मैं डिसाइड करती हूँ। वो औरत कहती है, तुम मुझसे जीत नहीं सकती। समायरा जवाब देती है, मेरी माँ कहती थी कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन मुझे कभी इन्हें टेस्ट करने का मौका नहीं मिला। वो क्या है ना, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर नहीं थे तो सोचा आज टेस्ट कर लूं। ये कहकर समायरा अपनी छोटी सी कटार से उस तलवार को पीछे धकेल देती है। समायरा के ऐसा करते ही वो औरत कुछ कदम पीछे हो जाती है। अगले ही पल वो औरत अपनी मुट्ठी बांधकर अपने चेहरे के सामने ले आती है और आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगती है। ये देखकर युवराज समझ जाता है कि अगर उस औरत ने अपना मंत्र पूरा कर लिया तो समायरा को कोई नहीं बचा पाएगा। वो तुरंत आगे बढ़ता है और उस औरत की गर्दन पकड़कर उसे कई कदम पीछे ले जाता है। युवराज के ऐसा करते ही उस औरत का ध्यान टूट जाता है और दूसरी तरफ वो साया समायरा की तरफ बढ़ने लगता है। युवराज उस औरत को अपनी पकड़ में लिए हुए उस साये को भी उसी जगह पर रोक लेता है। युवराज के ऐसा करते ही वो औरत एक झटके में युवराज को खुद से दूर फेंक देती है, लेकिन तभी समायरा अपना हाथ सुहानी की तरफ बढ़ाती है तो उसके हाथ से आग की लपटें निकलने लगती है। वो आग की लपटें सुहानी की हथेली को छूते हुए उसके चारों तरफ घूमकर उन अस्थियों तक पहुंच जाती है। समायरा के ऐसा करते ही उन अस्थियों में आग लग जाती है और वो जलने लगती है। जैसे ही उन अस्थियों में आग लगती है उस साय से जोर से चीखने की आवाज आने लगती है और युवराज भी दर्द से चीखता हुआ नीचे गिर जाता है। समायरा की नजर उस औरत पर पड़ती है, लेकिन तभी उस औरत के आसपास धुआं फैलने लगता और अगले ही पल वो वहां दिखाई नहीं देती। युवराज की हालत देखकर सुहानी अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगती, लेकिन तभी समायरा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे युवराज के पास जाने नहीं देती। सुहानी समायरा से अपना हाथ छुड़ाने की लगातार कोशिश करते हुए कहती, छोड़ो मुझे, युवराज सर के पास जाना है। समायरा सख्त आवाज में कहती, तुम अभी उसके पास नहीं जा सकती। उसके अंदर से उस आत्मा का एक अंश खत्म हो रहा है। तुम्हारा उसके पास जाना उसके और तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। समायरा की बात सुनकर सुहानी वहीं रुक जाती और युवराज उसके सामने दर्द में तड़ता हुआ जमीन पर पड़ा रहता है। युवराज की यह हालत सुहानी से नहीं देखी जा रही थी। उसे देखकर सुहानी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। निशा पास पड़ा फोन अपने हाथ में ले लेती है और विवेक को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगती है। विवेक का एक पैर अभी भी उस पेड़ की एक डाल के नीचे दबा हुआ था, लेकिन वो अभी भी अपने होश में था। निशा की आवाज सुनकर विवेक भी उसे आवाज लगाता है। निशा विवेक की आवाज का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। विवेक को पेड़ के नीचे उस हालत में देखकर निशा कहती है, विवेक तुम ठीक हो? तुम्हारा पैर? विवेक दर्द से कराहते हुए निशा से कहता, वहां क्या हुआ? सुहानी और युवराज सर कैसे हैं?
निशा विवेक के पैर से उस डाल को हटाने की कोशिश करते हुए कहती, वो सब ठीक है, अस्थियां अब जल चुकी हैं। निशा की बात सुनकर विवेक उस दर्द में भी खुश होकर कहता, क्या सच में? लेकिन ये कैसे हुआ? वो अखंड ज्योति तो बुझ गई थी ना। निशा जवाब देती, सच बताऊं तो इस वक्त मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तुम अपना पैर निकालने की कोशिश तो करो। ये कहकर निशा अपनी पूरी ताकत लगाकर उस डाल को हटाने की कोशिश करती है और विवेक अपना पैर वहां से हटा देता है। विवेक का पैर काफी इंजर्ड हो चुका था। निशा उसे अपना सहारा देखकर खड़ा करती है और उसे अपने साथ लेकर सुहानी की तरफ जाने लगती है। विवेक निशा से कहता है, अरे रघु अंकल कहाँ पर है? निशा जवाब देती है, तुम पहले वहां चलो, फिर मैं उन्हें भी ढूंढती हूँ। कुछ ही देर में निशा और विवेक उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ युवराज और सुहानी थी। विवेक वहां समायरा को देखते हुए कहता है, ये कौन है? निशा और विवेक दोनों ने पहले कभी समायरा को नहीं देखा था। निशा एक्साइटेड होकर विवेक से कहती है, यार ये तो सुपर वुमन है, इसके आते ही पहले सुहानी को बचाया, फिर उन अस्थियों को भी इसी ने जलाया है। निशा की बात सुनकर विवेक हैरानी से समायरा की तरफ देखने लगता है। कुछ देर के बाद युवराज का दर्द भी कम होने लगता और वो शांत होने लगता है। युवराज के शांत होते ही सुहानी समायरा की तरफ देखने लगती है। सुहानी के इस तरह से देखने पर समायरा अपना सर हिला देती है और सुहानी दौड़ते हुए युवराज के पास जाती है। युवराज जमीन पर पीठ के बल पड़ा था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। सुहानी युवराज के पास जाकर उसके सर के पास बैठ जाती है और उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। युवराज अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और उसे सामने सुहानी बिल्कुल सही सलामत दिखाई देती है। युवराज सुहानी के चेहरे पर अपना हाथ रखकर कहता है, तुम ठीक हो? सुहानी कुछ नहीं कह पाती। वो अपने चेहरे पर रखे युवराज के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए हाँ में सिर्फ सर हिला देती है। युवराज कहता, राघव, निशा और विवेक? सुहानी कहती, निशा और विवेक ठीक है, और रघु अंकल? ये कहते हुए सुहानी अपने आसपास देखने लगती है। तभी वहां लड़खड़ाते हुए राघव भी आ जाता है। राघव को देखकर सब चैन की सांस लेते हैं। निशा विवेक को वहीं छोड़कर युवराज के पास आती है। उसकी हालत देखते हुए कहती, हमें युवराज सर को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। निशा की बात सुनकर युवराज कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। युवराज की हालत धीरे धीरे अपने आप ठीक हो रही थी, लेकिन अभी भी वह जमीन पर सुहानी की गोद में ही था। समायरा युवराज के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाती है और उसके दाहिने हाथ की कलाई अपने हाथ में लेकर उसे बड़े गौर से देखने लगती है। युवराज के साथ बाकी सब भी समायरा को ऐसे करते हुए देखने लगते हैं। युवराज की कलाई पर जो निशान था अब वो फीका हो चुका था। युवराज इस वक्त समायरा को ही देख रहा था। समायरा एक नजर युवराज को कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखती है और फिर से अपनी जगह पर चली जाती है। सुहानी को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि जो समायरा युवराज को मारने के लिए कुछ भी कर सकती थी, आज वो उसी युवराज की मदद क्यों कर रही है। युवराज की बॉडी अब काफी हद तक रिकवर कर चुकी थी। वो अब अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता और समायरा के सामने कहता है, थैंक्स। युवराज का ये कहते ही समायरा उसकी आंखों में देखने लगती है और उसके दिमाग में कल रात का इंसिडेंट चलने लगता है जब उस लड़की ने समायरा को बेहोश किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कल रात क्या हुआ था समायरा के साथ। समायरा याद करते हुए देखती है कि वो लड़की समायरा के चेहरे पर वो सफेद पाउडर उड़ा देती। उस लड़की के ऐसा करते ही समायरा समझ जाती है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है। समायरा उस लड़की का गर्दन पकड़ लेती है, लेकिन कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद जब समायरा को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे के बेड पर पाती है। वो जगह समायरा के लिए बिल्कुल अनजान थी। वो अब अलर्ट हो जाती है और उस कमरे से बाहर आ जाती है। जैसे ही समायरा कमरे से बाहर आती है, उसे अपने सामने युवराज खड़ा मिलता है। युवराज को वहां देखते समायरा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वो गुस्से में तेजी से चलते हुए युवराज के ठीक सामने आकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे किडनैप करने की। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के समायरा को देखते हुए कहता, आई एम सॉरी फॉर दिस, लेकिन तुम्हें शहर से बाहर लाने का कोई और रास्ता नहीं था। युवराज का जवाब सुनकर समायरा अब चौंक जाती है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में युवराज से कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मुझे मारने के लिए। युवराज कहता, नहीं, आई नीड योर हेल्प। इस बार युवराज का जवाब सुनकर समायरा हैरान रह जाती है। वो युवराज से कहती है, मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। युवराज सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, मुझे उस साये को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस बार युवराज के बात की संजीदगी को समझते हुए समायरा को अब विश्वास हो जाता है कि युवराज मजाक नहीं कर रहा। समायरा युवराज का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत पड़ गई? उस ढोंगी ने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया क्या? समायरा के इस सवाल का युवराज कोई जवाब नहीं देता। वो बस शांत होकर समायरा की तरफ देखने लगता है। समायरा युवराज का जवाब समझ जाती है और एक नकली हंसी के साथ कहती है,
मुझे तो वैसे भी वो बुढ़ा किसी काम का नहीं लगता। समायरा का युवराज की मदद करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि युवराज को खुद समायरा से मदद मांगनी पड़ रही है। समायरा सवालिया नजरों से युवराज को देखने लगती है। युवराज समायरा को सारी बातें समझाने लगता है। जैसे जैसे समायरा युवराज की बात सुनती जा रही थी, उसकी हैरानी बढ़ती जा रही थी। उसे अब तक सिर्फ इतना पता था कि शिमला में 200 साल पुराना एक साया है जो कि युवराज से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज उसे और भी बहुत सारी बातें पता चल रही थी। युवराज की सारी बातें सुनने के बाद समायरा कहती है, लेकिन मैं ही क्यों? तुम मेरी ही मदद क्यों चाहते हो? युवराज कहता, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। समायरा युवराज को ताना मारते हुए कहती है, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें मारना अब मेरी जिंदगी का मकसद है। तुम्हारी वजह से आज मेरी माँ जिंदा नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुम मुझ पर भरोसा करते हो और मुझसे ही मदद मांगने आए हो। मैं तुम्हारी मदद आखिर क्यों करूं? युवराज कहता, क्योंकि तुम मुझे मारना चाहती हो और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि उस साये के रहते तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगी। तो पहले मिलकर हम उस साये को खत्म करते हैं और अगर तुम मुझे मार सको तो फिर देखेंगे। ये कहकर युवराज चुप हो जाता है। युवराज की बातें समायरा को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। समायरा को युवराज का ये ऑफर सही लगता है। वो भी जानती थी कि उस साये को मारे बिना वो युवराज को नहीं मार सकती। समायरा युवराज के नफरत में और कुछ देख नहीं पा रही थी। वो बस उसे खत्म करके अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी। उसके इस गुस्से की वजह ये भी थी कि उसे अब तक पूरी बात पता नहीं थी। समायरा इस बारे में गंभीरता से सोचने लगती है। समायरा को देखकर युवराज समझ गया था कि अब उसका फैसला क्या होने वाला है। युवराज उससे कहता है, कल शाम 7 बजे लोकेशन तुम्हारे फोन में मैंने सेंड कर दिया। और ये कहकर युवराज वहां से चला जाता है। ये सोचते हुए समायरा प्रेजेंट में आ जाती। इस वक्त युवराज उसके सामने खड़ा था और सुहानी युवराज के ठीक पीछे। बाकी लोग भी आसपास ही खड़े हुए थे। युवराज के थैंक्स कहने पर समायरा उससे कहती है, उससे आजाद होने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस कहानी का अंत जो भी हो, लेकिन तुम्हारी मौत तो तय है युवराज दीवान। समायरा की बात सुनकर युवराज कुछ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सुहानी युवराज के पास आकर उसका हाथ थाम लेती और गुस्से में समायरा को घूरते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती, ऐसा कुछ नहीं होगा समायरा। सुहानी के मुंह से समायरा नाम सुनकर निशा और विवेक हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। समायरा सुहानी को एक नजर देखकर अपनी नजरें उससे हटाते हुए कहती, चलो यहाँ से। कुछ ही देर में वो सब युवराज के घर पहुंच जाते हैं। समायरा भी इस वक्त उनके साथ ही थी। वो सभी कार से बाहर आते हैं और युवराज समायरा से कहता, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। समायरा अपने एटीट्यूड में कहती, कोई जरूरत नहीं है। समायरा अपनी आंखों से सुहानी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अब हर वक्त इसकी हिफाजत करनी होगी, खासकर रात में, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है कि ये उसे मार सकती है। अब वो इस पर हमला जरूर करेगी। समायरा इतना ही कह पाई थी, तभी वहाँ बहुत गुस्से में पद्मिनी सिंघानिया पहुंच जाती। वो बहुत तेज चलते हुए युवराज की तरफ बढ़ रही थी। पद्मिनी युवराज के पास पहुंचकर अपना हाथ उसके गर्दन की तरफ बढ़ा देती। इससे पहले पद्मिनी का हाथ युवराज की गर्दन तक पहुंच पाता, युवराज उसका हाथ पकड़कर उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है, सोचना भी मत। पद्मिनी युवराज को गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। युवराज पद्मिनी की बात का कोई जवाब नहीं देता, बस नफरत भरी नजरों से उसे देखने लगता। वहीं खड़ा हर शख्स पद्मिनी को वहां देखकर और उसे युवराज के साथ ऐसे बर्ताव करते देखकर हैरान रह जाता है। निशा और विवेक को पद्मिनी से डर भी लग रहा था, लेकिन समायरा वहां कार पर टेक कर बड़े आराम से खड़ी थी, जैसे उसे सामने चल रहे इश्यू से कोई लेना देना ही ना हो। वो भी पद्मिनी को बड़े गौर से ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था। युवराज से कोई जवाब न मिलने पर पद्मिनी उससे कहती है, ये हरकत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। ये कहकर पद्मिनी पीछे मुड़ती है और वहां से जाने लगती है। जैसे ही पद्मिनी समायरा के पास से गुजरती है, वो एक पल रुककर समायरा को एक नजर देखती है। समायरा भी बिल्कुल रिलैक्स होकर पद्मिनी की आंखों में देखने लगती। इसके बाद पद्मिनी आगे बढ़ जाती। पद्मिनी के वहां से जाते ही समायरा अपने मन में कहती है, अगर इसे मैं मार नहीं पाई फिर भी इसका बचना नामुमकिन है। इस युवराज दीवान ने कितने दुश्मन पाल रखे हैं। समायरा दीवान विला से अर्नब के घर के लिए निकल जाती। वो रोड पर अकेले ही चल रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और उसके दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। समायरा कुछ सोचते हुए चल रही थी, तभी उसे अपने पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई देती, तुमने गलत साइड चुन लिया समायरा।
समायरा उस आवाज को सुनते ही समझ जाती है कि वो आवाज सिद्धार्थ की है। उस आवाज को सुनकर समायरा जब पीछे मुड़ती है तो वहाँ सिद्धार्थ खड़ा होता है। समायरा के पीछे मुड़ते ही सिद्धार्थ उसके पास चला जाता है और उसे कहता है, युवराज दीवान इज नॉट अ गुड चॉइस फॉर यू। और ये मुझे बताने वाले तुम कौन होते हो? समायरा चिढ़ते हुए कहती है। सिद्धार्थ एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे लगा आगे चलकर हम दोस्त बन सकते हैं। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर समायरा एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहती, अच्छा दोस्ती, और तुमसे? मैं मुर्दों से दोस्ती नहीं रखती। समायरा का जवाब सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वह गुस्से से समायरा को घूरने लगता है। व्यूअर्स, अगर आप मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि कहानी और आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं कि कहानी आप कहां से सुन रहे हैं।